सदस्य श्री राकेश जामवाल जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 17 मार्च को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी ने बजट अनुमान 2025-26 प्रस्तुत किया। मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों पर बहुत चर्चा हो ली। सत्ता पक्ष की ओर से भी बहुत से अर्थशास्त्रियों ने बहुत अलग अलग तरीके से अपना वक्तव्य यहां पर रखा और हमारी तरफ से भी अनुभवी वरिष्ठ लोगों ने सारी बात यहां पर कही। लेकिन हम जो इसमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं भी कोई अर्थशास्त्री नहीं, लेकिन जो बजट आकार 2025-26 और 2024-25, इसमें मात्र 70 करोड़ रुपए का अंतर है और बातें यहां बड़ी बड़ी की जा रही हैं। ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया। मैं ये बात मान सकता हूं कि आपकी मजबूरी है, लेकिन सदन के अंदर हम कुछ बातों को, सत्य बातों को भी रखें तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे लाहौल स्पीति की माननीय सदस्य ने भी बहुत सी बातों का यहां पर जिक्र किया और सच्चाई यहां पर सदन के अंदर कुछ बातें, यहां पर सच्ची बातें भी रखी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आत्मनिर्भर हिमाचल की बात कर रहे हैं। आय हमारी बढ़ नहीं रही है, खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं और जितना कर्ज भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की जयराम जी की सरकार ने 5 वर्ष में नहीं लिया, उससे कहीं ज्यादा कर्जा जो है वर्तमान की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने 2 वर्षों में ले लिया। लेकिन वो कर्जा लिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं, इस 2.25 वर्ष के कार्यकाल में एक नया पत्थर मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं नहीं लगा। भाई काजल जी जिक्र कर रहे थे कि 100 रुपए में से मात्र 24 रुपया जो है वो पूंजीगत कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए रखा गया है। इसमें क्या विकास होगा? लेकिन यहां पर बात कही गई कि ग्रामीण विकास, कृषि, बागवानी, पशुपालन क्षेत्र में हम बहुत बड़ा सुधार करने वाले हैं। लेकिन मैं अपने सत्ता पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय में आपने ऐसे ऐसे झूठे वायदे, झूठी गारंटियां दी जिसके कारण आप सत्ता में आए। हम देख रहे हैं कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कितनी की गई। गाय के दूध 45 से 51 रुपया और भैंस के दूध में 55 से 61 रुपए, मात्र 5 रुपए की वृद्धि की गई। हमने कहा कि आपने तो वायदा किया था कि 100 रुपए लीटर दूध हम हर पशुपालक से लेंगे, लेकिन जब हम सदन के अंदर कहते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है। तीसरा बजट आ गया, अभी आप 61 रुपए तक पहुंचे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा बजट वर्तमान की कांग्रेस सरकार का प्रस्तुत हो गया। अब उल्टी गिनती माननीय मुकेश जी शुरू हो गई है। आपकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तीसरा बजट आ गया, लेकिन आपने जो ये झूठे वायदे, झूठी गारंटियां दी है, ये पूरी नहीं हो रही है। प्रदेश के मुखिया सदन के अंदर कह दें कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं, हमारी आर्थिकी ठीक नहीं है। हमने चुनाव के समय में वायदे कर दिए थे, झूठी गारंटियां दे दी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा कहने की बजाय प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में अब शिव धाम की भी याद आई।
पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार में मंडी, जिसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, एक शिवधाम की वहां पर स्थापना की जा रही थी। टूरिस्ट दिल्ली से चलता है सीधा मनाली तक। बीच में मंडी में भी कोई ऐसी वहां पर चीज बने। शिवधाम को लेकर पूर्व की जयराम जी की सरकार ने कल्पना की थी कि टूरिस्ट दिल्ली से चले, मंडी में भी रुके और मंडी छोटी काशी, जहां देवी देवताओं की धरती है, वहां पर उस शिवधाम की दर्शन वहां पर करें। वहां पर अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन 2 वर्ष तक सरकार को उस शिवधाम की याद नहीं आई। इस बार मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शिवधाम के लिए हम बजट का प्रावधान कर रहे हैं। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंडी जिला के साथ जिस प्रकार से वर्तमान की सरकार व्यवहार कर रही है, यह बात सत्य है कि मंडी जिला की 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। एकमात्र हमारे भाई चंद्रशेखर जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मंडी के मुद्दों को उठाएं। मंडी के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको लेकर अपनी सरकार में भी सच्चाई रखें, अपना पक्ष रखें, नहीं तो अगली बार 10-0 होने वाला है। आप समाज कल्याण के लिए बात यहां पर कर रहे हैं। आपने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, जिसकी चर्चा बहुत हो गई। चुनाव में आपने, मुकेश जी यहां बैठे हैं, आपने भी भाषणों में कहा, दिल्ली से आपकी नेता प्रियंका जी आई, उनसे भी आपने कहा, कहलवा दिया जनसभा में कि पहली कैबिनेट में फैसला हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश की 18 वर्ष से ऊपर की 60 वर्ष की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मिलेगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से, और यह गारंटी आपकी पूरी होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आप ठगने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, भाई दिलीप जी ने पिछले कल के पहला वर्ष व्यवस्था परिवर्तन, डी नोटिफिकेशन, हिमाचल प्रदेश के 1000 से ज्यादा संस्थान एक नोटिफिकेशन के साथ आपने रद्द कर दिया। फिर दूसरा साल आया तो आपने कहा नीड बेस, जहां पर जरूरत होगी वहां पर संस्थान खोल दिए जाएंगे। और जो संस्थान भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने खोले थे, चल रहे थे, उनको बंद कर दिया। फिर से उनको जाकर मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, उनको खोल रहे हैं। और अब तीसरा वर्ष आया, अब कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से। ये किस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन है? और इस बार बजट में मैं देख रहा था, कहा कि वृद्धजनों के लिए एकीकृत योजना, निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ वृद्ध आश्रम, वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित किए जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान में जो संस्थाएं वृद्ध आश्रम चला रही हैं, उनको ग्रांट नहीं दी जा रही है। 1.5 वर्ष से उन वृद्ध आश्रमों को ग्रांट नहीं मिली। जब शोर मचाया गया, विधानसभा के अंदर भी इसमें मामले को उठाया गया, उसके बाद जो है उन वृद्ध आश्रमों को ग्रांट दी गई। और ये कह रहे हैं कि हम और वृद्ध आश्रम जो है और वरिष्ठ नागरिक गृह जो है वो खोले जाएंगे। और उसके साथ हरित ऊर्जा, हरित हिमाचल व स्वच्छ हिमाचल की बात यहां पर की जा रही है। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन 41 स्थानों पर खोले जाएंगे। 500 ई बसेस खरीदी जाएंगी। पहले दिन से हम इस बात को सुन रहे हैं, लेकिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, जिनके पास विभाग है, उन्होंने कह दिया है कि अभी 1 साल तक ये बसेस नहीं आने वाली है। ये सदन के अंदर उन्होंने कहा है। किस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 69 स्थानों पर डायलिसिस सेवाएं शुरू की जाएंगी। 11 स्थानों पर ब्लड बैंक यूनिट की स्थापना की जाएगी। और उन 11 स्थानों का जिक्र भी किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल जो 150 बेडेड हॉस्पिटल है, जयराम ठाकुर जी ने 100 से 150 बेडेड उसको किया था। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने
एमसीएच सुंदरनगर को दिया, मातृ शिशु अस्पताल सुंदरनगर को दिया, और उसके साथ वहां पर जो ओपीडी है वो कुछ जिला लेवल के जो हॉस्पिटल है उससे ज्यादा की ओपीडी सुंदरनगर हॉस्पिटल में है। वहां पर भी ब्लड बैंक खोलने की मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। लेकिन उसके साथ रोगी मित्र योजना, 1000 रोगी मित्र रखे जाएंगे जिनको 15,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी था और प्रश्न का जवाब भी मुझे आया। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, कोरोना जैसी महामारी आई, ऑक्सीजन की कमी ना हो इसको लेकर हमको सुंदरनगर में, करसोग में, सरकाघाट में, मंडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर दी गई। हमारे सुंदरनगर, सरकाघाट, करसोग में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला पीएससी ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित कर दिया गया, और उसको चलाने के लिए उसमें की सरकार ने आउटसोर्स पर ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर की भर्ती कर दी। लेकिन दुख की बात, नगर, सरकाघाट, करसोग में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला पीएससी ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित कर दिया गया, और उसको चलाने के लिए उसमें की सरकार ने आउटसोर्स पर ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर की भर्ती कर दी। लेकिन दुख की बात, आदरणीय चंद्रशेखर जी, सरकाघाट का हॉस्पिटल भी इसमें है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर जहां पर ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं वहां पर मेरी जानकारी के मुताबिक वो आउटसोर्स कर्मियों को नहीं निकाला गया, लेकिन मंडी जिला में जो ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर रखे गए थे उनको वहां पर हटा दिया गया है। प्रश्न का जवाब आया है कि उनको 10/1/2025 से उनकी सेवाएं बंद कर दी गई है और पुनः शुरू करने पर अभी मामला विचाराधीन है। ऑक्सीजन प्लांट बंद कर दिया गया, सरकार रोबोटिक सर्जरी की बात कर रही है, और उस ऑक्सीजन प्लांट का एक पार्ट खराब हो गया था सुंदरनगर में, उसको ठीक करने के लिए वर्तमान की सरकार ने 6 महीने का समय लगा दिया। ये स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, और ये ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर मंडी में क्यों हटाए गए? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आरकेएस के पास पैसा कम है, सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ गए हैं, उनको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है, और आज हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और उसके साथ मुख्यमंत्री जी ने इस बार मुख्यमंत्री वृद्ध जन देखभाल योजना का भी जिक्र किया है कि मोबाइल वैन से 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों के लिए घर जाकर एम्बुलेंस वैन जाएगी और वहां पर उनके स्वास्थ्य की जांच होगी। हॉस्पिटलों की दुर्दशा, उसको लेकर चिंता पूरा सदन कर रहा है, सत्ता पक्ष के विधायक भी कर रहे हैं, हमारे भी कर रहे हैं। हॉस्पिटलों की स्थिति खराब है और हम कह रहे हैं कि हम घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगे, उनका इलाज करेंगे। और मैं इसमें भी एक जानकारी देना चाहता हूं कि सुंदरनगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सुंदरनगर के एलुमनाइज ने एक 30 लाख, लगभग 30 लाख की लागत की एक एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज नेरचौक को दे दी। आदरणीय जयराम ठाकुर जी को उसमें चाबी दी गई और वो एम्बुलेंस लोगों की सेवा में वहां पर काम कर रही थी, लेकिन उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ और 6 महीने तक वो एम्बुलेंस जो है वो ठीक नहीं की गई। मैंने जब विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया तब जाकर माननीय मंत्री जी ने आदेश दिए, तब जाके वो एम्बुलेंस ठीक की गई। और हम नई नई योजनाओं की यहां पर बात कर रहे हैं। आईजीएमसी में पैट स्कैन की सुविधा की घोषणा हम पहले दिन से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वो पैट स्कैन की मशीन नहीं लगी। लेकिन हमें धन्यवाद करना चाहिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, उनके आशीर्वाद से आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बिलासपुर में आज पैट स्कैन लग गई है। उसके लिए उनका, हम केंद्र सरकार का, नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने नीड बेस की बात की थी। मैंने इसी सदन में पिछले सत्र में मामले को उठाया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूर्व की जयराम जी की सरकार में 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंदली और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पौड़ा कोठी खोले गए थे।
फंक्शनल थे, डॉक्टर स्टाफ वहां पर था, लेकिन उन दोनों को डी नोटिफाई कर दिया गया। और मैंने विधानसभा के अंदर जब मुद्दा उठाया, मैंने कहा नीरी से लेकर तत्तापानी के बीच लगभग 35-40 किलोमीटर के बीच कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं है। पिछले कुछ समय से वहां पर दुर्घटना हुई, अनेकों नौजवानों की मृत्यु वहां पर हो गई। अब जब मैंने इस मामले को सदन में उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम उस संस्थान को बहाल कर देंगे, लेकिन अभी तक भी उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई, कोई अधिसूचना जारी नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जिक्र किया जा रहा कि कांगड़ा में 50 बिस्तरों का आयुष अस्पताल उसका निर्माण किया जाएगा, आचार्य चरक योजना शुरू की जाएगी, आयुष अस्पतालों में निशुल्क जांच और दवाई उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके 10 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना दिया गया। पूर्व की जयराम जी की सरकार के समय में धन्यवादी हूं जयराम जी का। फंक्शनल था, काम कर रहा था, बहुत से लोग आयुर्वेदा पद्धति से अपना इलाज करवा रहे थे और हर दिन वहां पर 50 के लगभग मरीज अपना इलाज करवाने के लिए उस 10 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आ रहे थे, लेकिन उसको डी नोटिफाई कर दिया। उसको पुनः बहाल करने की कोई योजना नहीं, लेकिन अनेकों योजनाओं का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। और उसके साथ एक और मैं पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री जी के बजट स्पीच में उन्होंने कहा कि हम नजदीक के स्कूलों के लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ये तो पहले से चल रहा है। पीएससी का डॉक्टर, वहां का पैरामेडिकल स्टाफ जाकर नजदीक के स्कूलों में जो है बच्चों की हेल्थ जांच करेगा। ये योजना तो वर्षों से चल रही है, लेकिन वर्तमान के बजट में इसका भी जिक्र किया गया। और उसके साथ बहुत महत्वाकांक्षी योजना हिम केयर और सहारा योजना, जो पूर्व की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने शुरू की थी, उसका जिक्र नहीं है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हिम केयर की देनदारियां इतनी हो गई है। सहारा योजना, जो गरीब व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं, गरीब गंभीर बीमारी से वो ग्रसित है, उसको 3,000 रुपया महीने का दिया जाता था, लेकिन वो पैसा मिलना बंद हो गया। हिमकेयर से इलाज बंद हो गया। शिमला आईजीएमसी का उदाहरण, बिलासपुर की एक बेटी ने जिस प्रकार से कहा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार इसकी ओर गंभीर नहीं है। पिछली बार तो कहा था कि हिमकेयर और आयुष्मान के हिमकेयर और सहारा योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए हम कुछ ना कुछ जो है नया करेंगे, लेकिन इस बार के बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब हिमकेयर और सहारा योजना को जो है आप बंद करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी योजना, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक युवती की मृत्यु हो गई, कांग्रेस का परिवार था, लेकिन एक युवा अवस्था में उस महिला की, उस बहन की मृत्यु हुई। मैं उस परिवार में जब गया, मिला और मैंने सांत्वना दी, और उनके पति जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि मैं धन्यवादी हूं जयराम ठाकुर जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जिन्होंने हिम केयर योजना शुरू की। अगर ये हिम केयर योजना शुरू नहीं होती तो मेरी जमीनें बिक जाती, लेकिन मेरी पत्नी का इलाज पिछले 3 वर्षों से चल रहा था, मुझे एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। इसके लिए मैं जयराम जी का धन्यवादी हूं, हालांकि मैं अपनी पत्नी की जान नहीं बचा पाया। हिमकेयर से मात्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इलाज हो रहा था क्या? क्या यह सहारा योजना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए थी? लेकिन आपने, क्योंकि यह जयराम जी की योजना, जयराम जी की सरकार की योजना थी, इसलिए आपने इसको बंद कर दिया। बंद करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर पेयजल योजनाओं का जिक्र किया गया, सड़कों का जिक्र किया गया, लेकिन यह नहीं कहा गया कि जल जीवन मिशन के माध्यम से कौन कौन सी योजनाएं पूरी होंगी। यह नहीं बताया गया कि सीआरएफ का कितना पैसा आया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कितनी सड़कें हैं। यह बात सत्य है कि केंद्र प्रायोजित जो योजना है उनका पैसा प्रदेश को आता है, लेकिन हमको इसका जिक्र करने में भी हमें गुरेज है। और उसके साथ वर्तमान की सरकार कह रही है कि हम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस थोड़ा सा मैं खत्म कर रहा हूं, खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा देने के लिए सरकार जो है कृत संकल्प है, और नए स्टेडियम, छात्रावास, सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन सुंदरनगर में एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है, केंद्र सरकार की मदद से वो इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, लेकिन उसका निर्माण कार्य 80% पूरा हो गया है। 2.25 वर्ष का समय पूरा हो गया, एक पत्थर नहीं लगा, उसका जिक्र यहां पर नहीं। उसको पूरा करने के लिए अब नई
इंडोर स्टेडियम की बात करें, अच्छी बात है। आप सिंथेटिक ट्रैक की बात करें, अच्छा है। छात्रावास के निर्माण की बात करें, अच्छा है। लेकिन जो निर्माण कार्य चले हैं, आप इसी द्वेष भावना के पूर्व की जयराम जी सरकार में उसका शिलान्यास, उसका काम 80% पूरा हो गया, उसको पूरा करने में क्या हर्ज है। लेकिन सरकार जो है उसके प्रति गंभीर नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, स्पोर्ट्स मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि उस इंडोर स्टेडियम जिसका निर्माण कार्य लगभग 80% पूरा हो गया है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान का बजट और पिछले बजट की भी तुलना कर रहा था। पिछले बजट में भी जिक्र किया गया था अवैध खनन मुक्त हिमाचल, अवैध तथा अनसाइंटिफिक माइनिंग के लिए जीए बेस्ड ऐप आरंभ की जाएगी। लेकिन एक उदाहरण मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। हमारे सुंदरनगर में भारतीय जनता पार्टी का जिला का कार्यालय का निर्माण हो गया, उसके साथ वहां पर खनन हो रहा था। खनन को रोकने के लिए मैंने माइनिंग विभाग को कहा, मैंने स्थानीय प्रशासन को कहा, और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर जाकर खनन कर रहे लोगों से कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो तब ये खनन बंद कर दिया करो, क्योंकि ये लोग शोर मचाते हैं, उसके बाद आप खनन करते रहो। अनसाइंटिफिक तरीके से वहां पर खनन हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनसाइंटिफिक तरीके से वहां पर खनन हो रहा है, लेकिन उस खनन को रोकने के लिए ना तो विभाग के अधिकारी जा रहे हैं, ना प्रशासन, पुलिस प्रशासन वहां पर कोई काम कर रहा है। लेकिन उसके साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूर्व की जयराम जी की सरकार का, जयराम जी का, जिन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि को लगभग 2 गुना करके 2 करोड़ पहुंचाया, जिन्होंने ऐच्छिक निधि को दुगना करके 12 लाख तक पहुंचाया। लेकिन इस बार के बजट में ना विधायक क्षेत्र विकास निधि का जिक्र है, ना ऐच्छिक निधि का जिक्र है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो इस पक्ष के हैं चाहे उस पक्ष के हैं, उस विधायक क्षेत्र विकास निधि के द्वारा लोगों के विकास के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए विकास निधि होती है, आप इसमें भी इजाफा करें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2 पंक्तियां कहकर अब अपनी बात समाप्त करता हूं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो बजट अनुमान 2025-26 माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 मार्च को प्रस्तुत किया है, ये मात्र आंकड़ों का मायाजाल है, ये जन विरोधी बजट है। मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे बोलने का समय